This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। शाम का सन्नाटा, ऑस्ट्रेलिया की एक सुनसान सड़क और फोन पर अपने पति से बात करती एक भारतीय महिला इंजीनियर। अचानक उसकी आवाज कांपती है। कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगले ही पल एक चीख गूंजती है और आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, He stabbed me, darling। फिर सब कुछ खामोश। 7 मार्च 2015 की उस रात वेस्टर्न सिडनी में जो हुआ, उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों को झकझोर दिया। यह कहानी है प्रभा अरुण कुमार की, एक सफल इंजीनियर, एक माँ, एक पत्नी, जो कुछ ही दिनों बाद हमेशा के लिए भारत लौटने वाली थी। लेकिन उनकी मौत आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। कातिल कौन था? क्या यह लूट थी, नफरत थी, या किसी अपने की सोची समझी साजिश? और आखिर क्यों ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस केस में $1 मिलियन का इनाम घोषित किया? चलिए जानते हैं प्रभा अरुण कुमार मर्डर केस की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। इस कहानी का सबसे अहम किरदार प्रभा अरुण कुमार हैं। इनका असल नाम प्रभा शेट्टी था। इनका जन्म 21 नवंबर 1973 को दक्षिण कन्नड़ जिला कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता का नाम महाबल शेट्टी और मां का नाम सरोजनी शेट्टी था। इनके पिता एक किसान थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सेंट एंटनी प्राइमरी स्कूल अमटूर से हुई। स्कूलिंग पूरी करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने 1992 में केवीजी इंजीनियरिंग कॉलेज सुलिया में प्रवेश ले लिया। फिर 1996 में विशिष्ट अंकों के साथ इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। डिग्री पूरी करने के बाद 1998 में उनकी शादी अरुण कुमार गोविंद राजू से हो जाती है। शादी के बाद भी उन्होंने काम जारी रखने का फैसला किया और बेहतर अवसर की तलाश में साल 2000 में बेंगलुरु चली गईं। वहीं उन्हें सॉफ्टिंग नाम की एक कंपनी में पहली नौकरी मिली। 2005 में इस कंपनी को दुनिया की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग कंपनी माइंडट्री ने अधिग्रहित कर लिया। इसके बाद प्रभा भी माइंडट्री में काम करने लगी। अगले 10 सालों तक वह यही काम करती हैं और काफी नाम कमाती हैं। इस बीच 2006 में वह एक बेटी को भी जन्म देती हैं, जिनका नाम मेघा रखा जाता है। उनके करियर में एक बड़ी कामयाबी तब आती है जब 2012 में कंपनी की ओर से उन्हें प्रोजेक्ट के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है। वहां वह सिडनी में अपनी ड्यूटी शुरू करती हैं। लगभग 3 सालों तक जमकर मेहनत करती हैं और खूब पैसा कमाती हैं। प्रभा ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही थी, जबकि भारत में उनकी 9 साल की बेटी तथा पति रह रहे थे। इस कारण काम से अवकाश मिलने पर कुछ महीने के अंतराल पर प्रभा भारत भी आया करती थी। जब ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए लगभग 3 साल बीत जाते हैं, तब उनका मन ऑस्ट्रेलिया में इतना लगने लगता है कि वह पति से ऑस्ट्रेलिया में ही स्थायी रूप से बसने की बात करने लगती हैं। इस सिलसिले में वह स्थायी निवास के बारे में स्थानीय एजेंट से भी बात करती हैं। हालांकि प्रभा के पति ऑस्ट्रेलिया में बसने से मना कर देते हैं। इस कारण 2015 के अप्रैल महीने में प्रभा भारत लौटने का फैसला कर लेती हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा था और प्रोजेक्ट पूरा होने में कुछ दिन बाकी थे। हालांकि प्रभा ने भारत जाने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वह अपनी बेटी के लिए खिलौने और दूसरे उपहार खरीदना भी शुरू कर देती हैं। लेकिन बेटी को खिलौने और उपहार दे पाती उससे पहले ही प्रभा के साथ एक हादसा होता है, जिसमें पूरी खुशी एक पल में गम में बदल जाती है। दरअसल यह बात 7 मार्च 2015 की है। प्रभा भारत जाने को लेकर इतनी ज्यादा उत्साहित थीं कि वह समय से पहले अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार अतिरिक्त समय तक काम करने लगती थीं। 7 मार्च को भी वह अतिरिक्त समय तक काम करती हैं और लगभग रात के 9 बजे वेस्टर्न सिडनी के रोड्स रेलवे स्टेशन से पैरामट्टा स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ती हैं। आधे घंटे के सफर के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाती हैं। इस कारण वह अक्सर पैदल ही अपने वेस्टमीड वाले घर के लिए निकल जाया करती थीं। पैरामट्टा पार्क के दूसरी तरफ उनका घर था। उस रात बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। जिस रास्ते से वह गुजर रही थीं, वहां थोड़ा अंधेरा भी छाया हुआ था। बारिश और अंधेरे की वजह से लोग भी बहुत कम आ जा रहे थे। रास्ते पर सन्नाटा था। इस कारण प्रभा को थोड़ा डर लगने लगता है। इस डर को दूर भगाने के लिए वह अपने पति को फोन करती हैं, जो उस समय बेंगलुरु में बेटी के साथ रह रहे थे। भारतीय समय के अनुसार लगभग 4 बजे दोपहर का समय था, जबकि ऑस्ट्रेलिया में रात के लगभग 9:30 बजे थे। अब अपने पति से बात करते हुए वह अपने घर की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि प्रभा पति से कहती हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछा करने वाले को वह भारी भरकम शरीर वाले व्यक्ति के रूप में बताती हैं। अभी वह अपनी बात खत्म ही कर रही थीं कि तभी फोन पर अरुण अपनी पत्नी की डरी हुई आवाज सुनता है। वह कहती हुई सुनाई देती हैं, कृपया मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो।
लेकिन मुझे माफ कर दो। वह लगातार यही बातें दोहरा रही थीं कि अचानक एक चीखने की आवाज आती है। फिर प्रभा अपने पति अरुण से आखिरी बार कहती हैं, ही स्टैब्ड मी डार्लिंग, और इसके बाद फोन कट जाता है। अरुण घबराकर तुरंत प्रभा को दोबारा फोन करता है, लेकिन लगातार फोन करने के बावजूद दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। अरुण भारत में रहते हुए चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। इधर लगभग जब 9:45 के आसपास एक व्यक्ति उस रास्ते से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर खून से लथपथ पड़ी प्रभा पर पड़ती है। वह तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी नाजुक हालत देखकर आपातकालीन नंबर मिलाकर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना देता है। अगले ही मिनट पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। डॉक्टरों की टीम भी आती है। वहीं पर प्रभा को प्राथमिक उपचार दिया जाता है। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तुरंत वेस्टमीड हॉस्पिटल स्थानांतरित किया जाता है। आपातकालीन विभाग में उनका इलाज शुरू होता है, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बच पाती। लगभग 12:45 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। मौत की वजह चाकू से किए गए हमले के कारण अत्यधिक खून बहना था। एक भारतीय इंजीनियर जो अपने सपनों को पूरा करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची थी और अब घर लौटने की तैयारी कर रही थी, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। मामला एक भारतीय इंजीनियर की बेरहमी से की गई हत्या का था, इसलिए एक विशेष जांच दल बनाती है जिसे इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है। सबसे पहले अंदाजा लगाया जाता है कि शायद यह लूट के इरादे से की गई हत्या हो, लेकिन जांच में सामने आता है कि प्रभा से किसी तरह की लूट नहीं की गई थी। उनकी सोने की चेन, मोबाइल और पर्स सब सुरक्षित थे। उन दिनों कई भारतीयों पर जानलेवा हमले हुए थे और कुछ लोगों की जान भी गई थी, इसलिए एक आशंका जताई जाती है कि शायद यह नस्लीय नफरत से जुड़ा अपराध हो। लेकिन पुलिस को इस दिशा में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। जिस इलाके में हमला हुआ था वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। इस कारण पुलिस को जांच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लगभग 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। प्रभा ने अपने पति से फोन पर कहा था कि कोई भारी भरकम शरीर वाला व्यक्ति उनका पीछा कर रहा है। ऐसे संभावित व्यक्ति की तलाश में पुलिस हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कुछ फुटेज में एक व्यक्ति की परछाई जरूर दिखाई देती है, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसकी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पाती। कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। अपनी अगली कोशिश में पुलिस मोबाइल टावर के आंकड़ों का सहारा लेकर अपराधी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन यहां भी उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। इन सब के बीच प्रभा के पति अरुण कुमार को भी ऑस्ट्रेलिया बुलाया जाता है ताकि वह अपनी पत्नी से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करके पार्थिव शरीर भारत ले जा सकें। आखिरी बार प्रभा अपने पति से ही बात कर रही थी, इसलिए जैसे ही अरुण ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं पुलिस उनका मोबाइल फोन जब्त कर लेती है ताकि जांच की जा सके। यहीं पुलिस को थोड़ी हैरानी होती है। दरअसल जब अरुण के मोबाइल की जांच की जाती है तो सामने आता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की उड़ान पकड़ने से पहले ही अपने फोन से लगभग सभी बातचीत, कॉल विवरण और कई अन्य आंकड़े मिटा दिए थे। पुलिस सवाल उठाती है, जिस व्यक्ति की पत्नी की अभी अभी मौत हुई हो वह इस दुख की घड़ी में अपने मोबाइल का डाटा क्यों मिटाएगा? इसी वजह से अरुण अपनी पत्नी की हत्या के मामले में संदिग्ध बन जाते हैं। उनसे कई घंटों तक पूछताछ की जाती है। हालांकि पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और उन्हें छोड़ दिया जाता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वह भारत लौट आते हैं। प्रभा का व्यक्तिगत बीमा था। इसके अलावा कंपनी के पेंशन फंड के पैसे भी उनके नाम पर थे। जब पुलिस को तत्काल कोई संदिग्ध प्रमाण नहीं मिलता तो कुछ महीनों बाद अरुण कुमार को प्रभा के नाम की लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपए की बीमा और पेंशन राशि मिल जाती है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इतनी बड़ी रकम पाने के लिए ही प्रभा की हत्या तो नहीं करवाई गई, इसलिए अब वे भारत आकर जांच करने का फैसला करते हैं। जांच दल के कुछ अधिकारी भारत पहुंचते हैं और आधिकारिक रूप से कर्नाटक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मामले की जांच शुरू करते हैं। यहाँ फिर से अरुण कुमार, प्रभा के माता पिता, भाई और पुराने दोस्तों से पूछताछ की जाती है। ज्यादातर लोगों को शुरुआती पूछताछ के बाद ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन अरुण से लगभग 5 घंटों से अधिक समय तक सवाल जवाब होते हैं। भारत में हुई जांच में भी कोई बड़ा खुलासा नहीं होता, लेकिन एक अहम बात सामने आती है। दुनिया की नजरों में अरुण और प्रभा एक आदर्श दंपति थे, लेकिन हकीकत में उनके बीच कई बातों को लेकर मनमुटाव चल रहा था। उनमें से एक कारण यह था कि अरुण कुमार का किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने की बात सामने आती है। इतना ही नहीं, जब 2013 में एक बार प्रभा छुट्टियों के दौरान भारत आई थीं, तब किसी बात को लेकर दोनों के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था और वह कुछ ही दिनों में वापस ऑस्ट्रेलिया लौट गई थीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से आए अधिकारियों को इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि अरुण कुमार ने श्रीलंका में रहने वाली एक महिला को कई बार पैसे भेजे थे। यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये पैसे किसी साजिश के तहत श्रीलंका के रास्ते ऑस्ट्रेलिया पहुंचाए गए थे? इस दिशा में भी गहन जांच शुरू की जाती है।
तब जिस महिला को अरुण कुमार पैसे भेज रहे थे वह बताती है कि दरअसल वह उनकी पुरानी दोस्त है। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अरुण से केवल उधार लिया था। ऑस्ट्रेलिया से भारत आकर जांच करने वाले अधिकारी कोई ठोस सबूत तो नहीं जुटा पाते, लेकिन अरुण का एक अलग पक्ष जरूर सामने आ जाता है। अगले कई सालों तक इस मामले में जांच चलती रहती है, लेकिन पुलिस को न तो कातिल का पता चल पाता है और न ही अरुण के खिलाफ कोई पुख्ता प्रमाण मिलता है। लगभग 10 साल बाद इस मामले की सुनवाई 2025 में शुरू होती है। पुलिस की ओर से लगभग 3900 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से अरुण कुमार पर संदेह जताया जाता है। सुनवाई के दौरान प्रभा के माता पिता और भाई को भी ऑस्ट्रेलियाई अदालत में बुलाया जाता है। इसके अलावा अरुण कुमार को भी पेश होने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह वहां जाने से इनकार कर देते हैं और किसी भी रूप में सुनवाई में शामिल नहीं होते। उनके इस कदम से पुलिस का शक और गहरा हो जाता है कि प्रभा की हत्या के पीछे उनका हाथ हो सकता है। हालांकि अरुण कुमार के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण अदालत उन्हें अपराधी घोषित नहीं करती, लेकिन उन्हें एक संदिग्ध के रूप में देखा जाता है। साथ ही 2025 में पुलिस विभाग की ओर से एक बड़ा ऐलान किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस फोर्स घोषणा करती है कि यदि किसी के पास प्रभा की मौत से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो वह आगे आए। सूचना देने वाले को इनाम के तौर पर $1 मिलियन यानी लगभग 10 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी। इस घोषणा के साथ ही केस को बंद नहीं किया जाता, बल्कि उसे अनसुलझे मामलों की जांच करने वाली विशेष टीम को सौंप दिया जाता है। पुलिस का मानना है कि प्रभा की हत्या अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि संभवतः एक सोची समझी साजिश थी और इसके पीछे किसी जानकार व्यक्ति का हाथ हो सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान में कहा कि उन्हें विश्वास है इस दुनिया में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जिसे प्रभा की मौत की असली वजह मालूम है और एक दिन वह सच जरूर सामने आएगा। इसी उम्मीद में पुलिस ने न तो केस बंद किया है और न ही जांच रोकी है, बल्कि सूचना देने वालों के लिए बड़ी इनामी राशि घोषित कर दी है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि प्रभा के कातिल तक पुलिस पहुंच पाती है या नहीं। आपके अनुसार प्रभा का कातिल कौन हो सकता है और क्या पुलिस का अरुण कुमार पर शक करना सही है? अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।